Good afternoon, everyone. I hope the last lecture is clear to you. I have two doubts from the last section, last class. One is the point method and one is the total expenditure method. Let's start with the total expenditure method. I briefly explain you, and the point method also I'll briefly explain you, and then we'll continue with the today's section. Okay? If apart from these two, if there is any other doubt, then please mention, right? So I'm going to consider the total expenditure method. Now total expenditure is equals to price multiplied by the quantity, means the quantity you purchased multiplied by its price. क्योंकि अगर मैंने 3 यूनिट्स खरीदे at the rate of 2 rupees, तो एक्चुअल में मैंने कितने स्पेंड किए? 3 into 2, that is equals to 6. That is my total expenditure. ठीक है? So the total expenditure is equals to price into quantity. Okay? So if with the now total expenditure relates with what? Which relates with the price. Okay? If with the increase in the prices, total expenditure increases, for example. Now if with the increase in price, total expenditure also increases. So now there are three options. अगर प्राइस इंक्रीज हुई है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है या फिर सेम रहा. सिमिलरली with the decline in the prices, again there are three options. आपका या तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, ठीक है, या डिक्रीज होगा या फिर इक्वल रहेगा. दैट मींस जितना आप पहले स्पेंड कर रहे थे उतना ही अभी आप स्पेंड कर रहे हो. ठीक है. सो देयर आर थ्री ऑप्शंस विद द चेंज इन द प्राइसेस. नाउ विद द इंक्रीज इन द प्राइस, with the decrease in the price, if total expenditure increases, if with the decline in price total expenditure increases, that means elasticity of demand is greater than 1. greater कुछ ज्यादा ही greater बन गया. okay, if with the decline in prices, अगर मेरा प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है तो उस केस में मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? लेस देन 1. अगर दोनों, इफ डिक्रीज इन प्राइस, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही रहता है जितना मैंने पहले पे किया था, तो देन इट्स इक्वल्स टू 1. ठीक है. मैं एक सिंपल वे में बताऊं. अगर दोनों सेम, अब देखना, ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगी. ठीक है. जैसे इस केस में भी है. अगर ये दोनों ऑपोजिट है, फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट ग्रीन लाइन, ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है. In this case, total elasticity of demand is greater than 1. ठीक है. So अगर same है तो in that case it's equals to 1. I think you got it. I guess issue is clear now. Point method is a graphical method.
प्रोपोर्शनेट एंड परसेंटेज मेथड बिल्कुल रिलेटेड है। प्रोपोर्शनेट ही एक्चुअल में एक तरह से हमारा प्रोपोर्शनेट ही वो जो है सॉरी प्रोपोर्शनेट ही परसेंटेज है, बस उसमें सिंपल जो है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सेम ही है, दोनों एक तरह से सेम ही है। परसेंटेज चेंज लिखोगे या प्रोपोर्शनेट चेंज लिखोगे, वन इज अ सेम थिंग। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट मेथड। इट्स अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है। कर्व शेप ग्राफ है हमारे पास, डिमांड कर्व है कर्व शेप का। किसी भी पॉइंट पे अगर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे आप एक आर्क लगाओ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पॉइंट मैंने आर्क मेथड कर दिया था, सॉरी सॉरी। coming towards the point method. Okay, so this is the point method. I have a demand curve. DD dash is my demand curve. जिस पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल A, B, C, E and F. ठीक है, A, B, C, E and F, right? ओके, अब उस पॉइंट पे पॉइंट मेथड, लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व। कोई भी एक पॉइंट पकड़ो जिस पे आपने करना है, बस उसका लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन को डिवाइड कर दो, जो ज्यादा है उस हिसाब से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एट पॉइंट ए, लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व AF, portion of the demand curve क्या है AF, upper portion of the demand curve 0, तो something divided by 0 is equals to infinite, तो इस पे elasticity of demand क्या है, infinite है। Similarly at point F, lower portion is 0, 0 divided by something is always 0। ठीक है, ये in between है, lower portion and upper portion दोनों सेम है, तो सेम फिगर को जब हम डिवाइड करेंगे उसी फिगर से, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। इस केस में लोअर पोर्शन कम है, अपर पोर्शन ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, एंड इस केस में ग्रेटर देन 1, क्योंकि मेरा लोअर पोर्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द अपर पोर्शन। ठीक है, आई गेस जिनकी भी ये क्वेरी थी पॉइंट मेथड की, वो क्लियर होगी। हाँ बच्चे, कंपल्सरी है या नहीं? कंपल्सरी इज इन दी मैथमेटिकल सेंस। अगर आप राइटिंग में लिख रहे हो कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेनेशन भी लिख रहे हो नेगेटिव के अकॉर्डिंग, देन यू कैन स्किप द नेगेटिव साइन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कैन से कि जस्ट नेगेटिव साइन है, दैट इज बेसिकली पॉसिबल। मतलब हम इसीलिए लगाते हैं कि आप सबको ये पता लग जाए कि भी इन दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव है, बट जो हमारे पास वो आता है ना मैथमेटिकल फॉर्मूले में, उसके नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए ये नेगेटिव साइन बेसिकली हम लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफरेंट चाहिए, बट जो है हमारे पास मैथमेटिकल की एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफरेंट आती है, बिकॉज मैथमेटिक्स अपनी जगह ठीक है, इकोनॉमिस्ट अपनी जगह ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिस्ट रिलेशनशिप इज समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू दी मैथमेटिकल रिलेशनशिप, इसलिए हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। सिमरन बच्चे, मुझे नहीं पता आप किस पॉइंट को प्लीज एक्सप्लेन कहते हो, तो आई टोल्ड यू एवरीवन, प्लीज अपना क्वेश्चन पूरा लिखा करो।
कि मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, दिस आई डोंट नो, क्योंकि उसके बाद पता नहीं आपने कब मैसेज लिखा है, कब चैट में मैंने पढ़ा, तो उसके बाद क्या करा दिया मुझे, आई एम नॉट श्योर। सो प्लीज एक्सप्लेन जो है पूरा क्वेश्चन किया करो। बार मतलब this again, so I don't know what this exactly means, because we are not having a one-to-one conversation, right? So can you please explain your question properly, write your question properly, so that I can understand the thing you want to ask in a one row. Okay, please explain it first, so that otherwise I'm waiting for your Simran full question, otherwise I'll start. Okay. फिर अगेन दिस ग्राफ बोल रहे हो ना, सिंपल लिखो मैम पॉइंट मेथड, so that in that case I can understand. Okay, please take care of this thing again. See, I'm taking you this, यहाँ पे आप किसी भी पोर्शन पे किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी चेक करना चाहते हो, उसका एक ही फॉर्मूला है, दैट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड, ठीक है? सो द लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय द अपर पोर्शन इज योर मेथड। कोई भी पॉइंट पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस G point at a red dot. Now you can simply understood कि G point में लोअर पोर्शन ज्यादा है या अपर पोर्शन ज्यादा है, जो भी ज्यादा उस हिसाब से मैथमेटिक्स पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट वी कैन से दैट इट्स अ मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। ठीक है, सो एट फॉर एग्जांपल एट पॉइंट G लोअर पोर्शन इज दिस, आप खुद देखना लोअर पोर्शन ये है, upper portion from A to G, which portion is greater, GF or AG? AG is great, so AG, that is upper portion, is greater than the lower portion of the demand curve. So ये चीज डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमिनेटर से, so that means elasticity of demand क्या होगी at point G less than 1. I think Simran now you got it. यस बेटा, तरना राइट, अगर लोअर पोर्शन ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन 1, इस केस में जैसे इसके, या मैं यहाँ पे H ले लेती हूँ इस केस में जैसे, ठीक है? क्लास में शो करते थे, मैंने आपको पहले भी कहा शो कर सकते हैं आज की डेट में। अब आप ये भी लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में अगर लिखा है देन इट्स फाइन, हमें मेन एक्सप्लेनेशन से मतलब है यू शुड अंडरस्टैंड। नेगेटिव साइन उस टाइम हम आपको इसलिए कराते थे बिकॉज यू आर एट ए लर्निंग स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए लगवाते थे। अब आप इसको स्किप कर सकते हो टिल द टाइम कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन ठीक लिखो। अगर आप एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूज होते हो तो देन यू कैन राइट द नेगेटिव साइन, दैट्स अप टू यू ओनली, बट आई नीड proper explanation in this case. Okay, for that I suggest you all, instead of the skipping negative sign, you should go for it. Okay, in that case there will be no confusion. इनफाइनाइट में जीरो, इनफाइनाइट एक्सपेंडिचर मेथड में जीरो एंड इनफाइनाइट इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर जो है एक लिमिटेड सेंस में आता है, ठीक है? दैट इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, इस वजह से। आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ। So should I move further for the income elasticity of demand and the cross elasticity and the elasticity of supply? Is that clear? Okay, I have no more queries right now, so I'm moving further. So the thing is, let's move right now. I'm starting with the
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे मैंने उस दिन भी बताई थी आपको। जो वर्ड यहां पे है, जो भी वर्ड यहां पे है इनकम वाइज फॉर द इनकम, सो उसके लिए परसेंटेज चेंज, ऊपर तो वही आएगा परसेंटेज चेंज इन, देखो डिवाइडेड बाय, मैं दोबारा पूरा लिखती हूँ अभी, पर मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी की भी हो, यहाँ पे क्या है इलास्टिसिटी देखनी है हमने। पहला टर्म क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड। दूसरा वर्ड क्या है इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। सो दैट मीन्स डिमांड में किसकी वजह से चेंज आया, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इनकम। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज एडवर्टाइजमेंट होता तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ जाता, यहाँ पे सप्लाई होता डिमांड की जगह तो यहाँ पे सप्लाई आ जाता। मींस एक सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, आगे जाके कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको, नॉट इन दिस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड में या कहीं पे भी आप कहीं एग्जाम दे रहे हो, ट्रिक क्या ये कि इट्स इलास्टिसिटी इज चेंज इन वन थिंग ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या है डिमांड, change in demand, so here we are having demand due to change in income, so there is a change in income, ठीक है। अब क्रॉस आएगा तो चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, ठीक है। नाउ वी नो दैट इनकम एंड जो हमारी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, ठीक है। तो इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो साइन है वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। सो दैट मीन्स here we are having a positive relationship, as income increases quantity demanded increases, as income decrease quantity demanded जो है वो डिक्लाइन करेगी, ठीक है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो मेथड आप उसमें से कोई भी आ सकता है, परसेंटेज एंड ज्यादातर हम प्रोपोर्शनेट ही मेथड इसमें यूज करते हैं बिकॉज इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन इन दिस केस, स्पेशली इन द इनकम या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड द क्रॉस, so cross elasticity of demand, cross elasticity of demand is equals to, अगेन देखना वही चीज आएगी स्टार्टिंग में परसेंटेज चेंज, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन, अब यहाँ पे क्या है क्रॉस है तो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, ठीक है। ये जो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है ये दो टाइप्स में आता है, या तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी होंगी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी होंगी। कई बार आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है, अब आप मुझे बताना टाइप चैट बॉक्स में लिख के कि मैंने कौन सी एग्जांपल लिखी है, मैंने कौन सी एग्जांपल लिखी है, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की एग्जांपल लिखी है या कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी की एग्जांपल लिखी है, सो यू हैव टू टेल मी, ठीक है। सो हियर आई एम राइटिंग द प्राइस एंड हियर आई एम राइटिंग द quantity demanded of X commodity, price of Y commodity, ठीक है। So price of Y is 10, quantity demanded of that commodity is 100, ठीक है। Price increases from 10 to 12,
क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 120। ठीक है, ये है मेरी ए एग्जांपल एंड दिस इज माय बी। अब मुझे तब तक आप फटाफट से राइट करो ए कॉम्प्लीमेंट्री की एग्जांपल है या सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल है, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है। डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी 10, 100, 9। ना मुझे बताओ फटाफट से क्विकली ए किसकी एग्जांपल है एंड बी किसकी एग्जांपल है। इट्स वेरी सिंपल, जल्दी से बता दो सो दैट वी कैन क्विकली मूव। गाइस इतना सिंपल है, हरी आप एटलीस्ट ट्राई तो करो। Yeah, I got one answer. A is complementary, B is substitute. Kajal, A what? Taruna, substitute commodity what? A ke B? A column substitute. A is complementary. A complementary. A substitute. Sagar, substitute what? A or B? Okay. So let me remind you, yeah, I'm having very mixed kind of you can say the results from you guys. So let me ask you, A, B, substitute. See, one thing is, what is substitute commodities? What are substitute commodities? Substitute commodities are the commodities where in case of the price of one commodity increases, the demand for other commodity increases, and the price of one commodity decreases, demand for the other commodity declines. That means they have a positive relationship. So see, here price of Y increases, demand for X increases. So definitely this is a positive relationship. So I am having a substitute commodity relationship over here. Coming towards B, what are the complementary commodities? Price of one commodity increases, the demand for other commodity declines. The price of other commodity declines, the demand for that commodity increases. So that means there is a negative relationship between the price and quantity, just like the in case of the normal commodities. So this is the case of the complementary commodities. So sometimes examiner can ask you, can ask you the thing that is given, एक आपको क्वेश्चन गिवन है, जैसे ये गिवन है, comment on the type of the commodities and find out the elasticity. ठीक है, कमेंट ऑन द टाइप ऑफ कमोडिटी। आप समझ गए, सिर्फ आपने रिलेशन देखना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज है, नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री या नॉर्मल कमोडिटीज, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो आप इस केस में या तो अगर कोई और चीज गिवन है, कुछ और कंडीशंस गिवन है या कोई और द इंफॉर्मेशन गिवन है, सो इन दैट केस यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन to find out whether the commodities are normal commodities or the complementary commodities. ठीक है, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, complementary is correct, normal is correct, complementary और normal अगर आप लिख रहे हो तो वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप ये चीज आप सबको क्लियर हो गई है। ठीक है, सो नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल you can solve this. ऑफलाइन क्लास होती तो अभी तक आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते क्लास में, बट राइट नाउ मुझे नहीं पता आप में से कितने जो है वो सीरियसली मेरी क्लास ले रहे हो। सो इफ यू आर यूजिंग द पेन एंड पेपर, आई टोल्ड यू अर्लियर टू डू दिस थिंग। सो अगर आप यूज कर रहे हो तो प्लीज साथ साथ न्यूमेरिकल भी करो, एग्जांपल्स भी करो और डायग्राम्स भी बनाओ। ठीक है, लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू 20% चेंज इन द रियल इनकम। लेट्स सपोज पर्सन ए है, उसकी इनकम में कितना चेंज आया,
20%. समटाइम इट्स गिवन इन द कैट कि यहाँ इससे इतना इंक्रीज होगी. द कंज्यूमर डिमांड फॉर टेलीविजन सेट इंक्रीजेस बाय 10%. So the quantity demanded for television is equals to 10%. ठीक है. So the quantity demanded increases from 10%. Now find out the income elasticity of demand. जल्दी से find out करके मुझे आंसर दे दो. और इसमें मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर वो पूछा है कि कमोडिटीज कौन सी इंफीरियर है नॉर्मल है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले आप फटाफट से आंसर दे दीजिए. वेटिंग. एक मिनट का आंसर है, क्विकली बच्चे क्विकली आंसर किया करो. फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन दी इनकम. तो चेंज उसने पहले ही आपको 10% चेंज दिया हुआ है. Good. 0.5 is answer. 0.5 आंसर कैसे आया मैम? कैन यू पार्डन द क्वेश्चन अगेन? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन इज व्हाट इफ देयर इज इंक्रीज, आपकी इनकम में 20% चेंज आया है और उसकी वजह से आपके डिमांड में 10% चेंज आया, तो यू हैव टू फाइंड आउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट्स इट. 0.5 0.5 वेरी गुड. 0.5 इज द आंसर. कैसे आया मैं अब आपको बता देती हूँ. Income elasticity of demand is equals to percentage change in the income, 10% change in the quantity demanded divided by 20% change in the income. ठीक है. So which is equals to 0.5. So the demand is elastic, inelastic or less than see but it's a 0.5, तो less than unitary elastic हम इसको explain करेंगे. ठीक है. So the demand is, income demand is less than unitary elastic. Okay. Now one more thing. अगर इसी एग्जांपल को मैं यही इनकम चेंज है 20% और टेलीविजन की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय एक्चुअली 10%. मैंने डिक्रीज इसलिए नहीं बोला था पहले क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन लगाया था. सो अगर मैं बोलती हूँ इंक्रीज बाय -10%, दैट मीन्स डिक्रीज बाय 10%. तो कमेंट ऑन दी टाइप ऑफ कमोडिटी. You know normal commodities, with the increase in the income quantity demanded increases, with the decline in the income quantity demanded declines. ठीक है. So that is the normal commodity. Now inferior commodities में given commodity, तो जहां पे आपकी इनकम इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन होती है, राइट. सो इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज गिवन एंड क्वेश्चन आपको पूछा गया या इस टाइप का भी गिवन है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे टेलीविजन नहीं लिखा, तो पूछा गया कि कमेंट ऑन द टाइप ऑफ द कमोडिटी, देन यू कैन सिंपली से दैट वेदर द कमोडिटीज आर नॉर्मल कमोडिटी और सब्स्टिट्यूट कमोडिटी और कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी, राइट. Sorry, inferior or given or you can say the normal commodities, right. Very good, shabash. I'm feeling good क्योंकि आप सब बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हो. स्पेशली चाहे आंसर गलत भी हो, doesn't matter, but you guys are actively participating, so that is really good for me. Now coming towards cross elasticity of demand. Now let's suppose x and y
दो कमोडिटीज हैं मेरे पास, X and Y are two commodities. Now let's suppose there is a 10% reduction in price, मतलब प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई है बाय द 10%, ठीक है। अब इसकी वजह से प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, सो इसकी वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वाई कमोडिटी जो है वो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज आ गया बाय 15%। प्राइस के 10% डिक्लाइन होने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई कमोडिटी इंक्रीज हो गया 15% से। फाइंड आउट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कमेंट ऑन द टाइप ऑफ द कमोडिटी एंड डू इट फास्ट। वेरी गुड तरुणा, आपने मुझसे पूछने से पहले रिप्लाई कर दिया, वेरी गुड। मैं आंसर नहीं बोल रही हूँ बाकियों को भी आंसर करने के लिए, बट अदरवाइज योर आंसर इज करेक्ट। Negative relationship between income and the television is a given commodities, right? The income and the not like now we are taking the example of television, but the income and the quantity demanded is given commodity. You are right, Farid. Very good. So the quantity demanded, change in the quantity demanded. Now question क्या है, change in the quantity demanded of y, percentage change in the quantity demanded of y due to percentage change in the price of x commodity, ठीक है। So the percentage change in the quantity demanded 15 divided by price में कितना change है 10, अब ये decline है, so ये negative sign रहेगा, ठीक है। So we can say that the elasticity of demand is greater than unitary elastic because value is 1.5 and x and y अगर नहीं given है तो you should mention x and y कौन सी commodities है, complementary commodities, right? Either the complementary or the normal. Complementary, sorry, because the comment will be on that side. Taruna, 1.67 कैसे आया? Can you explain it? But I have explained it कि 1.5 कैसे आएगा, so you should go for it. Okay, guys, very good. I'm impressed today, and I'm having good audience. I can say that. So this is all about the elasticity of demand, right? Now let's moving towards the elasticity of supply. Okay. I told you earlier also the relationship between price and supply. There is a positive relationship between the price and supply. जितनी price high होगी उतनी ही supply ज़्यादा होगी, right? So there is a positive relationship between price and supply. So elasticity of supply. Same चीज है जैसे डिमांड था, बिल्कुल उसका ऑपोजिट सप्लाई है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बिल्कुल ऑपोजिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, ठीक है। सो द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अब देखो पहले यहाँ पे डिमांड वर्ड था तो यहाँ पे डिमांड आ रहा था, अब यहाँ पे सप्लाई वर्ड है तो यहाँ पे सप्लाई आएगा, परसेंटेज चेंज इन दी सप्लाई ड्यू टू percentage change in price of x commodity. कुछ मेंशन इसलिए प्राइस ही आएगा, अगर कुछ मेंशन होता तो हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई
अगर लेट्स सपोज यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है, ये आप लिखना मत, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ग्रीन में लिख रही हूँ, ग्रीन वाला आप यू डोंट हैव टू मेंशन इट, ओके। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता तो यहाँ तक तो ये सेम था, ये प्राइस की जगह पे क्या आ जाता, इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर, राइट। सो क्रॉस होता तो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, ओके। इन फ्यूचर कहीं पे भी आपको ये क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो अब यू आर एबल टू आंसर इट, कि आपको कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट नॉर क्रैमिंग, क्रैमिंग कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में जस्ट लॉजिक समझना होता है। यस बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री है। यस बच्चे, डिग्री यूनिटरी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, यस मैंने एक्सप्लेन किया था आयुष कि इट्स 1.5, सो इट्स मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सॉरी मैंने थोड़ा आपका चार्ट लेट देखा, I've started the supply, so it doesn't matter. Okay, I think I should mention this, or if we are using the proportionate method, because proportionate ultimately comes towards percentage, ठीक है। So again यहाँ पे proportionate change in quantity supply, not demanded, ध्यान रखना ये जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। So proportionate change in price of a commodity, ठीक है। So let me use some other color so that you will able to see कि मैंने कैसे change किया। Proportionate change in quantity supply क्या होता है, QS divided by original quantity supply, change in quantity supply divided by original quantity supply, so change in price by original price, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी, सो इसी चीज को जैसे हमने क्वांटिटी डिमांडेड में किया था, सेम इज इन दिस केस, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्राइस, ठीक है। इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0, जैसे हाँ डिग्रीज में जाएं इसकी, इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 0, अब आप आंसर करोगे, मैं नहीं आंसर करूंगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डिमांड। उसी टाइम मैंने आपको बोला था सप्लाई में भी यही चीज अप्लाई होगी। इफ इलास्ट, अब आप मुझे बताओगे यहाँ पे 0 का मतलब क्या होता है, इलास्टिक इन इलास्टिक व्हाट, if elasticity of supply is equals to 1, if elasticity of supply is greater than 1, if elasticity of supply is less than 1, and last if elasticity of supply is infinite। मेरे लिखते लिखते में आप भी लिख सकते थे, I don't know आपने लिखा है कि नहीं, मैंने अभी चेक करती हूँ, but you should please जल्दी से मेंशन कर दो, ये आपको ऑलरेडी मैंने उस टाइम बताया था, कर्व्स भी बताए थे डिमांड के टाइम पे। I just want to save time। मैम आप प्लीज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड रिलेटेड कमोडिटीज को एक बार कर्व के थ्रू समझा दो। फरीन वैसे कर्व की जरूरत नहीं है उसमें, बिकॉज इनकम जो है वो कर्व्स के शेप में आता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने कराया नहीं। If it is required, then I'll definitely do that, but it's not required. But last में अगर if I'll able to steal some time from this topic, then I'll definitely teach you. ठीक है? मैंने गलत लिखा है क्या? Right. Thank you so much. Thank you so much, तरुणा। मैंने गलत लिखा है, राइट। बोल मैं शायद ठीक रही थी, बट मैंने शायद टाइपिंग में गलत कर दिया। थैंक यू। Zero is inelastic, infinite is
perfectly elastic. Very good. 0 is inelastic. It's perfectly elastic. Very good. Okay, then 1 is unitary, infinite, no change in supply. Very true. Sagar, 1 dot 1 dot Vishu, what, less than 1, unitary, perfectly inelastic. Okay, so this is unitary elastic. ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि 1 से बड़ा तो ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. ठीक है. सो इसके कर्व्स अगर मैं बनाऊं, लेट मी मेक फ्यू कर्व्स. अब आप कर्व्स में जज करना, फटाफट से जज करते जाना. मैं कर्व बना रही हूं, आप कर्व बनाते बनाते में जज कर लो. ठीक है. जैसे जैसे ही टाइप करती जाऊं, एक कर्व कंप्लीट होता जाए, आप साथ ही फटाफट से उसका आंसर लिख दो कि ये कौन सा टाइप है. So this one is the, let's suppose, first 2. मैं कर्व बना रही हूँ, साथ साथ आप लिख भी देना. पफ, ये है मेरा सप्लाई कर्व. ठीक है. लिखो फर्स्ट, सब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है. सेकंड. ठीक है. थर्ड, this one is third. Then I have fourth. Then I have, will have a fifth one. ठीक है. Fourth. And then I'll have a fifth supply curve. अब फटाफट से इसके डिग्रीज बना दो, so that I can quickly move. Even I have to steal some. बच्चे P divided by Q मैंने कर दिया है. Third is highly elastic. Fourth is less elastic. 1 is perfectly elastic. First curve is perfectly elastic. Second is perfect inelastic. Shabash. Curve number 1 is perfectly inelastic supply. Sorry, 2. Inelastic supply. Totally elastic supply. Now coming toward third, fourth and fifth. Let's see आप में से कितनों ने आंसर दिया इसका. Perfectly inelastic. Okay, second, third, fourth, fifth I am waiting for. Third is highly, fourth is less, and fifth is unitary. Fifth is unitary. Fifth is unitary, right? देखो, unitary इलास्टिक मीन्स, देखो एग्जैक्टली ये मैं अब आपको समझा देती हूँ कैसे पता लगा कईयों को जिनको नहीं पता. ये ओरिजिन से पास हो रहा होगा तो मीन जितना चेंज इन सब के, सॉरी, इन सब के यहाँ पे प्राइस है और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाइड है. सो दिस इज द पॉइंट. ओके, अगर ये कर्व सप्लाई कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट मीन्स जितना प्रोपोर्शनल चेंज हमारा प्राइस में उतना ही सप्लाई में है. सो दिस इज अ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. ठीक है, आप फाइंड आउट कर लेना, उस मेथड से भी सेम आए. नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस, दीज थर्ड एंड द फोर्थ वन. थर्ड, सी यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, प्रोपोर्शनेट सप्लाई में ज्यादा चेंज है या क्वांटिटी डिमांडेड में. सी हियर, दोनों की केस में एक मोर देन यूनिटरी इलास्टिक है, एक लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है. ये मोर देन इलास्टिक है. ठीक है, ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है.
या इनइलास्टिक सप्लाई कह सकते हैं, परफेक्ट नहीं है बट इनइलास्टिक भी है, लेस देन यूनिटरी। ये दोनों ही ओरिजिन से पास नहीं हो रहे, ये ओरिजिन से ज्यादा है, दैट मीन सप्लाई में ज्यादा चेंज है एज कंपेयर टू प्राइस, और यहाँ पे प्राइस ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे सी कम हियर लाइक दिस, सो हियर लाइक दिस, सो इस केस में you don't need to draw these things. Okay, so this is the less than unitary elastic. I hope सबको समझ आ गया होगा, 12th में भी किया था। फरीन वेरी गुड, आपने तो बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, मेरे लिए इजी है समझना भी। Let me check. I hope everybody is clear now. अगर किसी को कोई क्वेरी है प्लीज टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। If anyone is having any kind of query, please type in the chat box. If anyone is having any query, please type in the chat box right now only. Third and fourth नहीं समझ आया, थर्ड एंड फोर्थ मैं दोबारा बता देती हूँ, doesn't matter at all. See, perfectly, let me erase something so that कि मैं आपको explain कर सकूँ. Okay, so this means that third price में price C, there is a less change in the price and there is more change in the demand, sorry supply. ठीक है, so जो change in the price है वो less than change in the quantity supply है, means quantity supply में ज्यादा change है. Now you can see here. See, मैंने बहुत थोड़ा सा प्राइस में चेंज किया, सी द डिफरेंस, क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज हुआ एंड सेम हियर. लेट मी मेक, सी दिस इज अ चेंज इन प्राइस, प्राइस में ज्यादा चेंज हुआ क्वांटिटी सप्लाई के अकॉर्डिंग. सो व्हेन क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज होगा दैट मींस न्यूमिनेटर में ज्यादा चेंज है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर. क्रैमिंग कुछ नहीं करनी बच्चे, कोई क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने देखना किस में ज्यादा चेंज है. सप्लाई में ज्यादा चेंज है तो ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर में ज्यादा चेंज है तो ग्रेटर देन 1 होगी वैल्यू. ठीक है, सो हियर elasticity of supply should be greater than 1. Now in this case, now look at this, price में ज्यादा change है as compared to quantity supply, means denominator में ज्यादा change है as compared to the numerator, so the elasticity of supply is less than 1 in this case. So यहाँ पे दोनों में equal change है, passing through region एक, sorry अब मेरे से ये थोड़ी सी लाइन ठीक नहीं बनी है और ये पूरा रेज होगा. दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ डिजिटल बोर्ड. बट आई एम यूजिंग, स्टिल आई एम एट, सी देयर इज ए इक्वल चेंज इन द प्राइस एंड इक्वल, थोड़ा ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना मेरे से. सो इक्वल चेंज इन प्राइस, इक्वल चेंज सेम, 4% चेंज उसमें है, 4% चेंज उसमें है, तो देयर इज ए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1. आई गेस साहिल नाउ यू गॉट योर आंसर. नो आ गया मैम, कौन आ गया? सॉरी बट यार प्लीज मैं आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ, प्लीज पूरा क्वेश्चन किए लिखा करो, अदरवाइज आई वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से. बच्चे सिंपल सी बात है, मैं आपको कहा ना कुछ नहीं रट्टाफिकेशन करने की जरूरत. ये देखो
ये है मेरी क्वांटिटी सप्लाई, इसमें देखो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इनइलास्टिक हुई ना, कुछ नहीं चेंज आ रहा, प्राइस में चेंज आता जा रहा है, कोई सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा, सप्लाई उतनी हो रही है मार्केट में, इनइलास्टिक है, कोई चेंज नहीं है। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर पता लगे। देखो बेटा रट्टाफिकेशन की कहीं जरूरत नहीं है, बस आपने लॉजिक अप्लाई करना। इनइलास्टिक का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो रही, इलास्टिक का मतलब है ज्यादा चेंजेस नहीं हो रही है, इनका आ गया तो नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली द कर्व विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो क्यूएस है, क्यूएस में तो चेंज ही नहीं आ रहा, चेंज किस में आ रहा, सारा प्राइस में चेंज आ रहा, तो दैट्स इट, नो क्रैमिंग एट ऑल, just apply a simple mind and just a logic, that's it, nothing else, you don't need to cram. Okay, I guess now you got it. इलिस्ट्रेशन से समझा देती हूँ, मैंने नहीं निकालनी है, आपने निकालनी है, मैंने मतलब बताने ही लगी थी अभी आपको, I was just expecting something to, so this is the price 15, 25, quantity supply 100, 150. Find out the elasticity of supply in this case. कौन सा फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज चेंज नहीं गिवन है, इसमें लगेगा प्रोपोर्शनेट चेंज वाला, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई, दैट मींस जहां पे मैंने मिस्टेक की थी, QS चेंज इन QS, चेंज इन QS कैसे निकलेगा, 150 माइनस 100, चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, 25 माइनस 15, ठीक है। सो लेट, अभी मैं इस टाइम ध्यान से देख के लिखती हूँ, दोबारा मैं मिस्टेक नहीं करूंगी, ठीक है। प्राइस इन दी प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी सप्लाई, सो दिस इज 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 15, ठीक है। सो इन नाउ हियर द ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, ओरिजिनल प्राइस कितनी है 15, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 100, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, हरी आप जल्दी से आंसर फाइंड आउट करो। Axis, it means this is elastic. If supply curve somewhere x-axis, it means inelastic. Easy way to learn. मेरा लॉजिक तो कुछ भी अप्लाई कर लो, हाँ मुझे लॉजिक याद करने का लॉजिक है, बट द थिंग इज आपको करने की जरूरत नहीं है। द रीजन इज दैट कि आप सिंपल देखना क्यूएस में ज्यादा चेंज है या प्राइस में ज्यादा चेंज है, दैट इज दी हाउ इजी टू लर्न। 6 सिमरन 3 बार, 6 4 बार, माय गॉड 7.66 0.75 मैम, फेयर मटेरियल गेट। दीपांशी बच्चे आप एसवेल की वेबसाइट से ना बीए प्रोग्राम का मटेरियल डाउनलोड कर लो, अदरवाइज मैंने ग्रुप में कुछ ई बुक्स भी दी थी, अगर आप थोड़ा अच्छा पढ़ना चाहते हो, मींस एक स्टैंडर्ड टाइप पढ़ना चाहते हो, तो देन यू कैन गो फॉर द ई बुक्स जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी, ठीक है। आई रिक्वेस्ट एनीवन, एक कोई पर्सन प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना पीडीएफ्स, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो। आई एम गेटिंग रियली डिफरेंट आंसर्स, 0.75, 0.6, 0.66, 6, 8, वाई 80% तो आंसर मैंने बता दिया, बस कैलकुलेशन ही तो करनी थी।
Dipanshi, I think I have already answered this question. Answer sheet is 0.75. That means let's suppose answer is 0.75. For example, मैंने अभी calculate नहीं किया, so if I'll calculate, then I'll tell you. In that case, I'll say elasticity of supply is 0.75. That means the less than unitary elastic. That means this diagram will go. If it is more than 1, so in that case, this diagram will go, and I'll say it's a more than unitary elastic supply. दीपांशी बच्चे मैं आई हैव ऑलरेडी आंसर सो मेनी टाइम्स यू हैव आस्क्ड. मैं एक बार में पढ़ लेती हूँ. ओह माय गॉड. मैं इको की बात कर सकती हूँ दीपांशी, बाकी सब्जेक्ट का काम बाकी टीचर जाने. मैं तो अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकती हूँ. तरुणा, it's not 0.075, it may be 0.75 or something like that. I guess I make myself very much clear to you guys. I think so. Everybody's clear. So, is there any further question and query? But I don't know about you guys, but today I have enjoyed my class. That आज लगा मुझे कोई अच्छी सी conversation हो रही है, one-to-one conversation. So please guys, do one thing, just read the book. जो भी आपके पास मटेरियल है, अगर आपको वो बुक्स ई बुक्स नहीं पढ़नी है तो आप एसओएल की वेबसाइट से जो स्टडी मटेरियल है वो भी डाउनलोड कर सकते हो. एंड दैट्स आल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में अवेलेबल है. सो यू कैन गो फॉर दैट. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी देन आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. ठीक है. अगर नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं आपको यही बोलूंगी, अगर कोई इस लेक्चर से कोई इशू है तो आप प्लीज 2-4 मिनट पहले ज्वाइन करके आप क्वेश्चन आंसर में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो वो मुझ तक क्वेश्चन पहुंच जाता है पहले ही. ठीक है. सो मैं क्लास स्टार्ट ही वहीं से करती हूँ, जैसे आज 2-3 स्टूडेंट्स ने किया था तो मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया था. आई एम ऑलरेडी यशवी गिवन यू ई बुक्स, यू कैन गो फॉर दैट इलिस्ट्रेशंस के लिए. ठीक है. ओके गाइस, यू हैव अ नाइस डे. बाय बाय.